हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ फॉर मेंस 2026। ठीक है, तो ये विजन आईएएस का है जो कि वो पब्लिश करते हैं मेंस 365 के टॉपिक्स है। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड मेन टॉपिक उसमें देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी लेक्चर रहेगा ये, सभी लोग अटेंटिव रहिए। ठीक है, एंड अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो, आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए ये सेशंस। आप लोग इसको स्पीड बढ़ा के भी, वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी आप लोग इसको 1.5x पे भी देख सकते हो, आपका रिवीजन काफ़ी सही से होगा। ठीक है, एंड जो भी फैक्ट्स है अगर आपको लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सब टॉपिक है, ये रिलेट करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, जो कि रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2025 में। ठीक है, इसके कुछ की हाइलाइट्स हम लोग देखेंगे रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बता रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, ये तो पहले तो स्टेबल रही है, रिपोर्ट ने क्या पब्लिश किया है, इस टेंटेटिवली ओवरऑल ये स्टेबल रही है 15 ईयर एंड अबाव के कंपैरिजन में देखेंगे। तो मेल लेबर फोर्स के बारे में क्या बोला है इन्होंने, 79% है, वाइलेस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना, ओनली 40%, ऑलमोस्ट हाफ है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना है, कहाँ पे भी इनइक्वालिटी का अगर टॉपिक आ रहा है तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो उसमें। रूरल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 62% कंपेयर टू 52% इन अर्बन एरियाज़। तो ये ट्रेंड भी अपने को पता होना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है पार्टिसिपेशन रेट एंड अर्बन एरियाज़ में कम है। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में, ठीक है, ओवरऑल कितना है ये 57.4%, मेल कितना है पॉपुलेशन इसका 76% एंड फीमेल रेशियो कितना है 38%, रूरल कितना है ये 61। ठीक है, मेन तो ये वाला फर्स्ट वाला ही है हमारे लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अभी ये इंपॉर्टेंट है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिक्लाइन किया गया है वो कितना हुआ है अभी 3.1%। ठीक है, मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन मार्जिनली डिक्लाइंड बाय 3.3%, ठीक है, टू दिस परसेंट 3.1%। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है 2.4 एंड अर्बन एरियाज़ में कितना है 4.8। तो ये ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी अभी इन्होंने पब्लिश किया। ठीक है, डिक्लाइन की गई है, कितनी डिक्लाइन हुई है 10.3 से 9.9। तो ये अर्ली रिपोर्ट थी 24 से 25 के, देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो। रीजन्स फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मेल साइडेड कंटिन्यूशन ऑफ स्टडी की वजह से मेल्स पार्टिसिपेट नहीं करते, फीमेल क्यों, हाउस होल्ड एंड चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो लोग इसमें पार्टिसिपेट, लेबर फोर्स में दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। अनपेड वर्क गैप कितना है, ठीक है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड मेल्स वर्कड 17.5 आवर्स मोर पर वीक देन कंपेयर्ड टू वुमेन। सो अनपेड वर्क में मेल ने कितना ज़्यादा काम किया है, 17.5 आवर्स का उन्होंने ज़्यादा काम किया है पर वीक। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड मेल वर्क 12 आवर्स, ठीक है, मोर देन दी फीमेल्स। रेगुलर सैटरडे एंड कैजुअल वर्क मेल्स वर्क 7.9 आवर्स एंड 6.9 आवर्स मोर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सैलराइड वालों ने 7.9। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा एक आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये चीज़ में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन फ्रॉम दिस टू दिस परसेंटेज। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। ठीक है, सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देखेंगे, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ है 43% पे आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा बढ़ा है 11.6 से 12.1 हुआ है, और कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ है, ये भी कितना हुआ है 12.3 से 12% तक। ठीक है, इम्प्रूव्ड अर्निंग्स के बारे में क्या बोला है, इंक मेल की कितनी बड़ी है 5.8 एंड फीमेल्स के लिए कितनी बड़ी है 7.2। एजुकेशन एंड स्किल्स के बारे में क्या बोला है, एटलीस्ट इतने परसेंट लोगों को जो कि 15 ईयर एंड अबाव है, 68% लोगों को एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया है। वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग रिमेन लो एज दिस मच परसेंटेज। ठीक है, नीड पॉपुलेशन जो है, जो कि है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये कितना है अराउंड 24%। दे आर फार अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कितना है 25%। तो अराउंड 1/4 अपना पॉपुलेशन ऐसे है
जो कि नीड पॉपुलेशन में आता है, विच इज़ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग लेबर कोड्स के बारे में। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट किया है, किसने इम्प्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 4 न्यू लेबर कोड्स लाए उन्होंने आफ्टर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स लगा इसको पार्लियामेंट में क्लियर होने के लिए। 4 लेबर कोड्स उन्होंने, तो वो देखेंगे हम लोग क्या है, कौन से कोड्स हैं। पहले कोड है कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वेजेस सैलरीज के लिए इंडस्ट्री में क्या कोड होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के बारे में कोड लाया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ठीक है, तो दीज कोड्स कंसोलिडेट 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज। तो इन्होंने क्या किया, जो वेरियस लॉ है, लेबर लॉज है, उनको इन्होंने कंसोलिडेट करके 4 कोड्स के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, अब इसकी नीड क्या थी, सबसे ज़्यादा इसमें नीड क्या थी, क्यों इन्होंने कंसोलिडेट किया है? पहले तो है हमको सिंप्लीफाई करना है द कंप्लायंस। ठीक है, सेकेंड, नेशनल कमीशन ऑन लेबर हाईलाइटेड द मल्टीसिबिलिटी ऑफ द लेबर लॉस लीडिंग टू डिफिकल्टी इन compliance and advocated consolidation into 4 और 5 comprehensive labor codes। तो सेकेंड कमीशन ने भी यही बोला है, नेशनल लेबर कमीशन जो थी उसने भी यही चीज़ बोली है कि बहुत सारे लॉज है, कहाँ पे कोई लॉ में लूप होल्स है, कोई ओवरलैप भी होते हैं, तो हमको सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके 4 to 5 कोड्स में, कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स में उसको लेके आना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्किक लॉज, जो कि पुराने लॉज चलते हुए आ रहे हैं अभी तक, 1970 जो ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉज है, 1970s 1980s के लॉज, उसकी नीड अभी हमें नहीं है, रिफॉर्म होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये एक रीज़न है, आउटडेटेड हो चुके हैं वो लॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। सारी ये चीज़ें अभी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें अभी नहीं चलती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो 1936 में लाया गया था, इट हैड गवर्न कि वेजेस और सैलरीज कैसे पे होगी, हाउ एंड व्हेन, अप्लाइड ओनली टू एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू सर्टेन वेज लिमिट, दैट इज 24,000। ठीक है, यूनिवर्सल कवरेज गैप क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्कर्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ट्रेडिशनली लैक्ड एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेबर प्रोटेक्शन। तो हम लोग देखा है काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, जो लेबर है, गिग वर्कर्स है, ये भी टॉपिक आपका आ सकता है। ठीक है, देखेंगे ये भी हम लोग आगे के इसमें। तो उनको सोशल सिक्योरिटी कोई भी चीज़ की प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए भी हमको लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। एड्रेसिंग न्यू वर्क फॉर्म, जैसे न्यू वर्क आ रहा है, जैसे डिजिटल मीडिया का जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, न्यू कैटेगरी ऑफ वर्कर्स आ गए हैं। ठीक है, द रिफॉर्म्स वर क्रूशियल टू फॉर्मली रिकग्नाइज एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू कैटेगरीज लाइक गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो इनको भी हमको एड्रेस करना है, इनके इश्यूज हमको एड्रेस करनी है, इनको प्रोवाइड करनी है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सो वी नीड रिफॉर्म इन दैट। ठीक है, तो पहले कोड जो देखा था, कोड ऑन वेजेस, जो 2019 में किया गया, इट कंसोलिडेट्स 4 लॉज रिलेटेड टू वेजेस एंड रेम्यूनरेशन। ठीक है, एम क्या था इसका, टू स्ट्रेंथन वर्कर्स राइट। ठीक है, एंड प्रमोट सिंप्लिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी लाना है हमको। ठीक है, ये उसका मेन एम था। की प्रोविजंस क्या है, क्या क्या उन्होंने इसमें बताया गया है हमें। यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, तो इन्होंने एक मिनिमम वेज सेट कर दिया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट बन गई है ये, तो लीगल राइट स्टैट्यूटरी राइट हो गई। ठीक है, लॉ के खिलाफ जा नहीं सकते, मिनिमम वेजेस उनको मिलने ही है, किसके लिए, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स में। ठीक है, वेज फिक्सेशन की क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किए, किसके ऊपर, स्किल लेवल के ऊपर, जोग्राफिकल एरियाज़ के ऊपर, जॉब कंडीशन के ऊपर, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। पहले के कोड्स में ये सारी चीज़ें नहीं थी, पहले के लॉज में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, कंपेंसेशन, मैंडेटरी टाइमली पेमेंट एंड प्रोवाइड फॉर ओवर टाइम कंपेंसेशन एटलीस्ट 2 times द नॉर्मल रेट। तो कंपेंसेशन देना है ओवर टाइम के लिए भी, ये चीज़ें भी इन्होंने बताई गई है। ठीक है, अब इसका मेरिट, इसका फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेजेस क्या हुआ इससे, रीजनल डिस्पैरिटी कम हो गई है इससे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है नेशनल फ्लोर वेज, तो इससे क्या हुआ है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी भी इससे प्रमोट होती है। ठीक है, इक्वल वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन अक्रॉस जेंडर्स इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसजेंडर्स कैटेगरी ऑफ पीपल को भी इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें।
ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच है गवर्नमेंट के एंड से काफ़ी। एस्टैब्लिश ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम बाय डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफ ऑफेंसेस, दैट इज इट रिप्लेसेस इम्प्रिजनमेंट फॉर वन टाइम ऑफेंस विद मॉनेटरी फाइन्स। ठीक है, तो इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया है काफ़ी सारी चीज़ें, उससे भी ईज होता है लोगों को। डीमेरिट क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसका, या कंसर्न जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन। द सक्सेस ऑफ द प्रोविजन हिंजेस ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली इन द इनफॉर्मल एंड द रूरल सेक्टर। ठीक है, फेडरल राइट्स may be impacted as rights to decide minimum wage in the state will be impacted due to national floor wage। ठीक है, तो स्टेट्स के पास ये राइट्स अभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कोड है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसने क्या किया? इट इनकॉर्पोरेट्स 3 लॉज रिलेटेड टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इंडस्ट्री रिलेशन एक्सेट्रा। इसका एम क्या है? सेम, सिंप्लीफाई लॉज related to trade union, condition of employment in industrial establishment और undertaking investigation and settlement of industrial disputes। तो ये इसका मेन एम है। ठीक है, प्रोविजंस क्या है? ट्रेड यूनियंस नाउ रिक्वायर्स 51% मेंबरशिप टू बी रिकग्नाइज्ड एज द सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, स्ट्रीमलाइनिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस। तो जो भी यूनियन रहेगी जो नेगोशिएशन में पार्ट लेगी उसकी मेंबरशिप एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 51%, तो ही उसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, in case of more than one trade union, negotiating council will be formed with representatives of union having 20% of workers। अभी जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें मल्टीपल यूनियंस है, कोई एक सेक्टर है उसमें मल्टीपल यूनियंस है, तो उसमें वो लोग क्या देखेंगे? 20% से ज़्यादा जितने जितने यूनियंस की ये है कैटेगरी, उनको वो लोग काउंसिल में बिठाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की एक क्राइटेरिया इन्होंने लाई है प्रोविजन। इट इंस्टीट्यूशनलाइजेस, ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इंटेंडेड टू रिड्यूस एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से बचने के लिए उन्होंने ये प्रोविज़न लाया है। ठीक है, एक्सपांडेड वर्कर डेफिनेशन, इट कवर्स सेल्स, प्रमोशन, स्टाफ, जर्नलिस्ट एंड सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज अर्निंग अप टू दिस। ठीक है, तो इन्होंने वर्कर के डेफिनेशन को भी एक्सपांड किया है। हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ, रिट्रेसमेंट एंड क्लोजर, तो जब भी क्लोजर होता है उसमें उनको हायर थ्रेशोल्ड देखना पड़ेगा। अप्रूवल लिमिट रेज फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स, स्टेट्स में एनहांस द लिमिट फर्दर। स्टेट्स को भी इन्होंने अथॉरिटी दी है कि ये लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अभी मेरिट्स क्या है इसके? इट बूस्ट स्किल, ठीक है, रीस्किलिंग फंड इन विच एम्प्लॉयज पे 15 days ऑफ वेजेस फॉर एवरी वर्क रिट्रेंच फॉर रिट्रेनिंग देम, सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग। ठीक है, स्ट्रीमलाइन हो गया, इससे सिंप्लीफाई किया उन्होंने। डीमेरिट्स क्या है? हायर थ्रेशोल्ड फॉर रिमूवल, इट कैन लीड टू हायर एंड फायर पॉलिसी, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट होगा इससे। परमानेंट टेम्पररीनेस, FTS कैन रिप्लेस परमानेंट एम्प्लॉयज विद शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, वीकनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ, 51 थ्रेशोल्ड रिस्क मार्जिनलाइज स्मॉलर यूनियन। तो जो देखा था हम लोगों ने 51% रिक्वायर्ड है, उससे क्या होगा? छोटे यूनियंस का कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा कोड। अभी थर्ड कोड के बारे में हम लोग देखेंगे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इसका एम क्या है? ये एग्जिस्टिंग 9 लॉज को एक साथ कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया है उन्होंने। टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल वर्कर्स, कोई भी हो, कोई भी टाइप का वर्कर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, गिग है, गिग वर्कर है, गिग इकोनॉमी से है या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से है, कोई भी, सारे वर्कर्स इसके अंडर किए गए हैं। ठीक है, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर एग्रीगेटर्स। ठीक है, लीगली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लीगल डेफिनेशन गिग वर्कर्स का हमको फर्स्ट टाइम इस कोड से पता चलता है। एग्रीगेटर्स टू कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर टू सोशल सिक्योरिटी फंड, ये उन्होंने एक प्रोविज़न लेके रख दिया उसमें। जो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज है, इसका कवरेज भी इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, इनको कवर करने के लिए भी। ठीक है, कवरेज वुड बी मैंडेटेड फॉर हजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर्स एज वेल। ठीक है, सबको कवर इन्होंने किया है। यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस, वेजेस को एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दे दिया है। नाउ इट इंक्लूड्स व्हाट? बेसिक पे, एडियरेंस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, तो इससे ये वेज को इन्होंने डिफाइन किया है। 50% ऑफ द टोटल रिम्यूनरेशन shall be added back to compute wages, ensuring consistency in calculating gratuity, pension and social benefits। ठीक है, फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने ग्रेचुटी कर दी है। ठीक है,
और ये एलिजिबल कितने टाइम के बाद रहेंगे, 1 ईयर के बाद उनको ग्रेचुटी, जो कि पहले था 5 ईयर्स, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसका, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, एक डेटाबेस भी ये लोग बनाएंगे जहाँ पे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इनको एक डेटा रहेगी, एक क्लैरिटी रहेगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं और अकॉर्डिंगली वो लोग स्कीम्स उनको दे सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी को एक्सपांड किया है फॉर बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। डीमेरिट क्या है अभी इसका, देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन दी फंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। फंडिंग आएगी कहाँ से, क्लैरिटी इतनी नहीं है ये एक्ट, ये कोड में। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, देयर इज़ लैक ऑफ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी एस्टेब्लिशमेंट की साइज थ्रेशोल्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे ECI के वॉलेंट्री ऑप्ट इन, ठीक है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट जो कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कर कंडीशन कोड 2020, ये कितने लॉस को इनकॉर्पोरेट करता है, 13 लॉस को। एम क्या है, सेफगार्ड वर्कर राइट को सेफगार्ड करना है, सेफ वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड करनी है, एंड क्रिएटिंग अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रोविजंस क्या है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन होगा इनका, 10 और मोर एम्प्लॉयज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क, गवर्नमेंट ने ये कोड को एक्सटेंड कहाँ किया है, इवन इन हजार्डस इंडस्ट्री, जहाँ पे एक एम्प्लॉय भी काम कर रहा है वहाँ पे भी इसको एक्सपांड किया गया है। वाइडर डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर, तो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन होती है वर्कर्स की, ठीक है, उनको भी यहाँ पे कवर किया गया है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन कैन वर्क इन ऑल टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम बिफोर 6 बियॉन्ड 7 विथ कंसेंट एंड सेफ्टी मेजर्स, तो वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी दी गई है इस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एडवाइजरी बोर्ड बनाया इन्होंने, ठीक है। ये बोर्ड क्या करता है, टू सेट नेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स अक्रॉस सेक्टर्स इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए क्या बोल रहे हैं, नॉर्म्स अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर्स विद 50+ लेबरर्स, पहले कितने थे 20, एंड एम्प्लॉयज आर अलाउड टू एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इवन इन डिफाइंड कोर एक्टिविटीज सच एज सैनिटेशन सब्जेक्ट टू दी वेरियस कंडीशंस, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या है, वर्कर राइट को इन्होंने स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। कैप किया है वर्किंग आवर्स को इन्होंने 8 आवर्स इन अ डे एंड 48 इन अ वीक, तो ऑलमोस्ट 6 डेज तक ये लोग काम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखा है, ऑनलाइन मैकेनिज्म की वजह से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इन्होंने बूस्ट किया है, नाइट शिफ्ट इंक्लूड करके भी, ठीक है। डीमेरिट क्या है इसको, नैरोड कवरेज कैसे आ गया है ये, अभी फैक्ट्री लाइसेंस है जो कि 10 to 20 वर्कर्स के लिए एंड 40 विदाउट पावर, कैन एक्सक्लूड मैनी स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है उनके वजह से कवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ओवरसाइड गैप्स क्या रहेगी इसकी डीमेरिट्स के लिए, शिफ्ट टूवर्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय एम्प्लॉयर्स, रिस्क अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशन एंड इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो कोई मॉनिटर करने के लिए कुछ है नहीं, उनको खुद को ही रिपोर्ट करना है, तो ये एक बड़ा डीमेरिट है ये कोड के लिए, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखेंगे, द न्यू लेबर कोड्स रिप्रेजेंट अ रिफॉर्म इन इंडियाज लेबर सिस्टम बाय बैलेंसिंग वर्कर वेलफेयर विद बिजनेस एफिशिएंसी, दे सिंप्लीफाई कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस सिंप्लीफाई किया गया है, सेफ्टी को इम्प्रूव किया है, इंश्योर फेयर वेजेस वाइल प्रमोटिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी, ठीक है। ये है अपना कोड के बारे में टॉपिक, जो कि 4 कोड्स को गवर्नमेंट ने पास किया है अभी। वर्कर्स प्रोटेस्ट के बारे में एक टॉपिक है, ठीक है। क्यों लिया गया है न्यूज़ में, क्यों है ये, कि रिसेंटली स्पॉन्टेनियस एंड वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया है फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा। कौन सी स्टेट्स में, बिहार, गुजरात, हरियाणा एंड नोएडा में, ठीक है। इसके वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में है, ठीक है। रीजंस क्या है वर्कर प्रोटेस्ट का, अनचेक्ड कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। दे हैव एम्ब्रेस्ड थर्ड पार्टी लेबर पुशिंग द शेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रहे हैं कंपनीज, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। स्केल ऑफ इनफॉर्मेलिटी, मोर इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग इसमें काम कर रहे हैं। 90% ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, मोस्टली इन टाइनी अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस एंड विथ नो सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है।
लेबर लॉस का जो कंसर्न है, ठीक है। कोड ऑन वेजेस क्रिएट्स अ नेशनल फ्लोर वेज एंड नेशनल मिनिमम वेज बट नो क्लियर मेथडोलॉजी फॉर सेटिंग इधर, ठीक है। रेगुलेटरी फेलियर है, इश्यूज विद द ट्रेड यूनियंस का जो इशू चलता है वो आता है, ठीक है। रिसेंट लेबर लॉज रिफॉर्म्स के वजह से इश्यूज क्या हुए, फेलियर टू डिलीवर्ड प्रॉमिस वेज हाइक, तो भी जो भी वेज हाइक उन्होंने बनाया है कोड के थ्रू वो फुलफिल किया नहीं जा रहा है, ठीक है। वेजेस अभी तक लोगों के कम है, जो कि नेशनल फ्लोर वेज से भी कम है, ठीक है। स्टिल दे नीड मोर रिवीजन इनटू दिस। डिलेड ऑपरेलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड को अभी तक इन्होंने किया नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है बट स्टिल गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ये अपॉर्चुनिटी या ये बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। हायर ले ऑफ थ्रेशोल्ड, ठीक है। द थ्रेशोल्ड फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर ले ऑफ इन इंक्रीज इज 100 to 300, मेकिंग इट ईजियर फॉर कंपनीज टू फायर। तो पहले परमिशन 100 से ज़्यादा रहते थे तो उनको परमिशन लेके ले ऑफ करना पड़ता था, अभी 300 वर्कर्स तक, ठीक है। तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। Stringent strike conditions. The new framework makes executing a legal strike exceptionally difficult, mandating a 14-day notice. तो इनको स्ट्राइक करने के लिए भी पहले से 14 days का नोटिस देना पड़ेगा. After that they can carry out a strike. Uneven state level notification. जैसे कि हमको पता है लेबर एक क्या है, सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। दोनों ही इस पर रूल्स बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट नोटिफाई द रिस्पेक्टिव रूल्स। तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए, री एस्टैब्लिशिंग ट्रिपिटाइट डायलॉग, ठीक है। किसका डायलॉग, ILO's ट्रिपिटाइट कंसल्टेशन कन्वेंशन adopted to revive and formalize the Indian Labour Conference. Careful calibration of the wage policy. To address real wage erosion, authorities must establish a binding yet sustainable national floor wage, ठीक है। ये कमेटी थी, इनकी मेथडोलॉजी को भी ऊपर इनको कंसिडर करना चाहिए, जो कि इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन गवर्नेंस, ठीक है। वर्कर्स को भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि जर्मन मॉडल है जो कि को डिटर्मिनेशन एंड वर्कर काउंसिल के ऊपर वर्क करता है। वर्कर की कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स की लिमिट होनी चाहिए कंपलसरी, डबल पे होना चाहिए ओवर टाइम के लिए, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इंक्रीज्ड कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन को हमको एड्रेस करना है। फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल लाना है, जैसे कि डेनमार्क का है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतना फोर्स नहीं रहता है। शुड बी अ बैलेंस्ड थिंग, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंडियाज रीसेंट वर्कर प्रोटेस्ट आर नॉट मियरली एपिसोड्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बट दे आर अ वार्निंग दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ cannot remain durable if it is built on the insecure work, weak enforcement and delayed labor protections. The real test of the labor reform now lies not in legislative consolidation but in creating a system where flexibility for industries is matched for fairness, dignity and social security of the workers. तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 4 देखेंगे हम लोग, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो कि इंडिया का है। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ने क्या बोला है, दैट इज इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विच इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 55% बाय द ईयर 2024, मेंटेनिंग अ हाई एनुअल GDP ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अभी कितना है, 2017-18 में कितना था, 23%, अभी कितना हुआ है 41, ठीक है। स्टिल इट इज़ लोअर देन कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड चाइना। डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन हुआ है, ये भी चीज़ें अपने को याद रखनी है। शेयर इन इंक्रीज इन शेयर इन फीमेल एडेड प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट, पहले 24% हेड करती थी, अभी 26% हेड करती है, ठीक है। As per World Economic Forum Global Gender Gap Report 25, India slipped 2 places, ठीक है। 129 तक स्लिप हुआ एंड बॉटम 5 में आया है, किसमें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स में, ठीक है। रीजंस क्या है फॉर लोअर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है,
क्लाउडिया गोल्डन्स यू कर्व। यू कर्व क्या बताता है? डेमॉन्स्ट्रेट दैट वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स मार्केट is influenced by social norms, legislative gaps, parenthood effect, and technology innovations. It says that female labor force participation rate drops during earlier industrialization. Women leave agriculture, but lack of factory ready skills and rises again only when education level cross a threshold. तो ये यू शेप एक कर्व है, ठीक है, ऐसे यू शेप एक कर्व होगा। लिमिटेड एसेस टू स्टेम करियर्स। स्टेम करियर्स क्या होते हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें सिर्फ 43% ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है इसको, ठीक है। ग्रेजुएट्स इतनी है बट पार्टिसिपेट करने वाले ओनली 27% है। मोबिलिटी रिलेटेड बैरियर्स, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? 31% ऑफ वुमेन कम्यूटिंग, उनके लिए कम्यूटिंग करना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, अराउंड 31% वुमेन के लिए। बिकॉज क्या 13 to 19% रिपोर्टेड चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज। इनफ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, वुमेन्स केयर गिविंग रोल डिमांड्स फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, ठीक है। अनपेड लेबर है, ठीक है, ये एक इशू है, रीज़न है। लो शेयर इन गिग इकोनॉमी में इनका भी शेयर कम है। मेजर्स टेकन क्या है? अभी लेबर रॉस में क्या किया गया है? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है वुमेन को इन ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी। 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव दिया गया है, ठीक है, अलॉन्ग विथ 12 वीक्स ऑफ अडॉप्टिंग एंड कमिशनिंग मदर्स। 26 किसके लिए? मदर्स के लिए। 12 वीक्स किसके लिए? जो अडॉप्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, प्रोहिबिटिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। क्रेश फैसिलिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सेफगार्ड मेजर्स दे रहे हैं हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में वुमेन को। सेफ्टी एट वर्क प्लेस, जैसे कि शी बॉक्स के बारे में आप लिख सकते हो। किसके द्वारा इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। पॉश एक्टिविटीज़ है, ठीक है। शी मार्ट इनिशिएटिव है, यूनियन बजट, जिसमें इन्होंने क्या किया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रूरल वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है। एक्सपांडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोहिबिशन ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये निकाल दिया है। एंड परमिटिंग नाइट टाइम वर्क फॉर वुमेन, इससे क्या होगा? उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? मेजर्स क्या हम लोग ले सकते हैं? सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको एक्सटेंड करना है। अफोर्डेबल इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है वुमेन को। वुमेन पुलिसिंग हमको ज़्यादा करवानी है, ठीक है, वुमेन पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाना है। जेंडर रिस्पॉन्सिव वॉकिंग साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक एग्जाम्पल उसका हो सकता है। इससे क्या हुआ है? लाइटनिंग एंड सेफ क्रॉसिंग दिया गया है चेन्नई में। वुमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग पे हमको फोकस करना है। अफोर्डेबल हाउसिंग देना है। ईजिंग अनपेड केयर बर्डन, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि तेलंगाना का है। वी हब कनेक्ट्स वुमेन विद स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। अदर मेजर्स क्या है? एंकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम डिसिप्लिन्स, एक्सपांडिंग द नेटवर्क ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, इंटीग्रेटिंग कम्युनिटी क्रेश, इंसेंटिवाइजिंग एम्प्लॉयर लिंक्ड चाइल्ड केयर, ठीक है। ये सारी चीज़ों से क्या होगा? वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। नाउ कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, जो इंडिया के लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 है, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर आवर वुमेन एंड गर्ल, इसको भी सपोर्ट करता है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा रहेगी तो ये क्या करेगा? फेयर लेबर मार्केट आउटकम्स रहेंगे। स्ट्रेंथन हाउस होल्ड वेलफेयर एंड कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ मोर इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमी ऑन द पाथ टू विकसित भारत बाय 2047। तो ये था अपना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लखपति दीदी। ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसने एक माइलस्टोन अचीव किया, अराउंड 3 करोड़ लखपति दीदी इसका। मार्च 27 का टारगेट था इनका, उससे पहले भी इन्होंने कवर किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनेबल वुमेन एसोसिएटेड विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अर्न अ सस्टेनेबल एनुअल इनकम अबाव 1 लाख, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लॉन्च कब किया गया और किसके अंडर है? अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लखपति दीदी इज अ वुमेन ऑफ हु अर्न्स मोर देन 1 लाख एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अभी इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दिया जा रहा है? रिवॉल्विंग फंड क्रिएट किया गया है।
कैटलाइज इंटरनल लेंडिंग, मीट इमीडिएट क्रेडिट नीड्स। अमाउंट और सपोर्ट कितना है, 20-30,000 पर एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड अप टू कितना है ये। कैपिटलाइजेशन सपोर्ट, कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू कितना, 20 lakhs देते हैं, ठीक है। वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड अप टू 5 lakhs फॉर इंडिविजुअल, 2 crore कलेक्टिव, ठीक है। कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड, ठीक है, सपोर्ट इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए ये है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, एम्पावरिंग रूरल वुमेन, कैसे, सिग्निफिकेंस क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट आर एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स मूविंग वुमेन टू हायर इनकम ग्रुप्स, इंक्रीज बार्गेनिंग पावर, असेस टू पब्लिक सर्विसेज उनके लिए ईजी हो रहा है, ठीक है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, सारी चीज़ें प्रमोट हो रही है। चैलेंजेस क्या है इसके, लैक ऑफ स्किल एंड कैपेसिटी, सोशियो कल्चरल रिजिडिटीज़ है, पैट्रियार्कियल माइंडसेट है जो लोगों का, कास्ट डायनामिक्स के वजह से भी, इंटरनल ग्रुप डायनामिक्स जो होती है, ठीक है, लोन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा विद इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, मॉनिटरिंग एंड डेटा चैलेंजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वे अहेड क्या है, एक्सेस, स्ट्रेंथन एक्सेस टू फिनेंस, फिनेंस हमको बढ़ाना है इनके लिए। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इनको बेटर होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, NGO से एंड प्राइवेट सेक्टर से। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी एंड एक्सेस उनको प्रोवाइड करना चाहिए। लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये लोग यूज़ कर सकते हैं। रीजनल फोकस, इससे क्या होगा, बैकवर्ड एंड लो इनकम ग्रुप वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इनको हमको फोकस ज़्यादा करना होगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप, ये रीड कीजिए आप, ठीक है, ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो। आपको पूरा इसके ऊपर आंसर तो नहीं आएगा, बट आप इसको एज अ केस स्टडी कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इवन यू ऑल कैन राइट इन योर एसेस, कुछ मेन पॉइंट्स ले लीजिए इसमें से और आप ऐसे में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिग वर्कर्स के बारे में, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, बहुत चांसेस है इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है गिग वर्कर का, इन्होंने डिफाइन कहाँ किया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इनको डिफाइन किया गया है, एज अ पर्सन हु इज़ वर्किंग आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अभी प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी डेफिनेशन, पर्सन एंगेज इन प्लेटफॉर्म वेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स इंडिविजुअल, जैसे कि फ्लिपकार्ट जो मिनट्स है, ठीक है, ऐसे डिलीवरी वर्कर्स है, जोमेटो पे जो काम करते हैं, ये सारे किसमें आएंगे, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स में आ जाएंगे, ठीक है। की रीजन्स इसके राइज के पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय डिजिटलाइजेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इन लेबर मार्केट हैज़ बिकम द की रीज़न फॉर द एमर्जेंस। स्टेटस क्या है, इट रिप्रेजेंट्स 2% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। गिग वर्कर्स का पॉपुलेशन कितना बड़ा है अभी, वर्कफोर्स का 77 से 120 लाख तक ये बड़ा है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है गिग एम्प्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी है, व्हेनेवर दे वांट दे कैन वर्क रिमोटली, ठीक है, एंड हाई डिमांड चीज़ है ये, ठीक है। डाइवर्स इनकम अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम में भी लोग इसको कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलता है, जैसे उबर, एयरबीएनबी, अमेजॉन। स्किल डेवलपमेंट होती है इससे, इनकी सॉफ्ट स्किल एंड डिजिटल स्किल्स इनकी बढ़ती है। दूसरी क्या है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ रहा है। की इश्यूज़ क्या है, एल्गोरिदम असिमेट्री, जो एल्गोरिदम है, प्लेटफॉर्म कंट्रोल, वर्क एलोकेशन, रेटिंग, वेजेस एंड मॉनिटरिंग थ्रू ओपेक एल्गोरिदम्स। तो उनको पता नहीं है एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, किसके पास कितना काम जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम, हाउ इट इज़ वर्किंग वी डोंट नो, लूपहोल है ये काइंड ऑफ। इनकम एंड जॉब अनसर्टेनिटी है, अराउंड 40% ऑफ गिग वर्कर्स अर्न बिलो 15,000 पर मंथ। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये कवर किया गया है पूरा टॉपिक गिग वर्कर्स का, ठीक है। लैक ऑफ सस्टेनेबल suitable classification, gig workers treated as homogeneous despite varied skill levels and occupation, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग पावर, लिमिटिंग स्किलिंग, मेंटल हेल्थ एंड जेंडर स्पेसिफिक कंसर्न। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक्सपीडिएट सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन कोड, स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी कवरेज, इनके लिए स्कीम्स हमको प्रोवाइड करनी है। एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी एंड फेयर टास्क एलोकेशन होना चाहिए इनके लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग सपोर्ट होनी चाहिए। लो कॉस्ट इमरजेंसी सेविंग स्कीम्स, पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कंसर्निंग टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इंक्लूसिव सोशल डायलॉग, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है।
सॉरी यूनियनाइजेशन। तो ये सारा टॉपिक था हमारा गिग वर्कर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, जो 2025 में लाया गया है। पार्लियामेंट ने ये अनैक्ट किया है। किसको रिप्लेस किया है? नरेगा को रिप्लेस किया गया है इससे, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की प्रोविजंस क्या है? इट इंटीग्रेट्स विकसित भारत नेचुरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। ये एग्रीगेट क्या करता है? ऑल वर्क इनटू विकसित भारत, प्रोविजनिंग वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बेस्ड प्लानिंग, ठीक है, ये प्लानिंग एक को, ठीक है, पंचायत बेस्ड प्लान ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नॉर्मेटिव अलोकेशन है इसका। रूल बेस्ड फंड एलोकेशन है टू द स्टेट्स, ठीक है। स्पेशल रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, टेम्पररी रिलैक्सेशन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के टाइम पे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि बायोमेट्रिक, जीआईएस बेस्ड प्लानिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पब्लिक डिस्क्लोजर्स एंड सोशल ऑडिट्स। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, वेज रेट स्पेसिफिकेशन, स्कीम, स्टेट स्कीम विथ 6 months, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इनको देंगे, ठीक है, स्टेट्स। और कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे तो एमजी नरेगा में कितने डेज़ का एम्प्लॉयमेंट था पर हाउस होल्ड को? 100 डेज़ का। यहाँ पे कितना है? 125 डेज़ का, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा इनका? मल्टीपल एंड स्केटर्ड कैटेगरीज ऑफ वर्क विद लिमिटेड स्ट्रैटेजिक फोकस। पहले ये था 4 क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटीज लाइक वाटर सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अभी इनको डिफाइन कर दिया इनके काम को। सेंटर बियर्स अनस्किल्ड वेज कॉस्ट, स्टेट बियर्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। पहले ये था, अभी क्या है? स्टेट कॉस्ट शेयरिंग फॉर वेजेस इज 60 फॉर मोस्ट स्टेट्स, 90 फॉर स्पेशल कैटेगरी रीजन्स। तो अभी ये रेशो में डिवाइड किया गया है। पॉज विंडो कुछ नहीं था इसमें। स्टेट कैन स्पेसिफाई अप टू 60 days इन अ फाइनेंशियल ईयर्स व्हेन द वर्क विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। स्टेट बता सकती है अभी ये 60 days तक कोई भी काम इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। डिमांड बेस्ड फंडिंग था, अभी नॉर्मेटिव फंडिंग है। इंश्योरिंग प्रिडिक्टेबल बजटिंग वाइल प्रोटेक्टिंग दी एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस है, ठीक है। प्लानिंग फ्रेमवर्क पहले क्या था? ग्राम पंचायत वॉज सेंट्रल। अभी क्या? इट इंटीग्रेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। कंसर्न्स क्या है? डाइल्यूजन ऑफ द राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, इरोजन ऑफ फेडरलिज्म, इससे इरोड हो रहा है, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? द एक्ट वीकेंड्स द डिमांड ड्रिवन राइट बेस्ड कैरेक्टर ऑफ नरेगा बाई शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ सप्लाई ड्रिवन एंड कैप्ड अलोकेशन मॉडल, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। फेडरलिज्म को ये खराब कर रहा है। कैसे खराब कर रहा है? डिसीजन मेकिंग पावर including fund allocation and scheme operationalization are concentrated with the union government, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटिंग रोल को काफ़ी कम किया गया है, ठीक है। कॉस्ट शेयरिंग कितना रहेगा? 60-40 एंड अ रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट टू बियर एक्सेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। वीकनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक सिक्योरिटी, द एक्ट लैक्स क्लैरिटी ऑन द स्कोप, ग्रैनुलरिटी एंड द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द पब्लिक डिस्क्लोजर। ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर काफ़ी इन्होंने रिलाई किया है, तो वो भी एक नहीं होना चाहिए। रिस्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन रेजिम, ये भी एक इसका कंसर्न है, ठीक है। कंक्लूजन आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज जो कैग है इसने रिसेंटली एक ऑडिट रिपोर्ट प्लेस की है पार्लियामेंट में विद द टाइटल स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फ्लैगिंग सीरियस डेटा इंटीग्रिटी लैप्सेस। तो इन्होंने रिपोर्ट में डेटा इंटीग्रिटी को काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें इश्यूज इन्होंने बताए गए हैं, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था ये स्कीम? 2015 में। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या करती है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है इंडियन यूथ को, सो दैट उनको बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके, ठीक है। फेडरल कैरेक्टर था इसका, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसका मतलब क्या है? 75% एंड 25% ऑफ द फिजिकल टारगेट्स सेंटर और स्टेट का ये कंपोजिशन था। अचीवमेंट क्या है? 1.6 करोड़ यूथ को इन्होंने ऑलरेडी ट्रेन किया गया है, ठीक है। फीचर्स क्या थे? ट्रेनिंग टाइप थी इनकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग थी, रिकग्नाइजेशन ऑफ प्राइवेट लर्निंग एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स। इंसेंटिव्स क्या थे इनको?
500 एज अ रिवॉर्ड मिलता था, ठीक है। जेंडर इंक्लूसिविटी 45% ऑफ वर वुमेन। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट क्या है, जो ये 4.0 जो लॉन्च हुआ था फ्यूचर रेडी इनको बनाने के लिए, जैसे कि AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स में भी। स्किल इंडिया डिजिटल हब, दिस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी विद आधार ऑथेंटिकेशन, eKYC इसको कर दिया है। इशूज़ क्या है, लो प्लेसमेंट रेट, इवन दो दे आर बीन ट्रेंड उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। ओनली 41% ऑफ द कैंडिडेट्स को कुछ काम मिला है। डेटा इंटीग्रिटी लैप्सेस क्या है, इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स ऑफ 94% के तो बैंक डिटेल्स ही रॉन्ग है, तो इनको कैसे मिलेंगी बेनिफिट्स इसके। वायलेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी वायलेशन है, ठीक है। कैंडिडेट्स वर सर्टिफाइड डिस्पाइट इग्नोरिंग प्रिस्क्राइब्ड एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन लैप्सेस भी इन्होंने बताए गए हैं, ठीक है। फंड अंडर यूटिलाइजेशन, फंड कम यूज़ हुआ है, स्किल गैप डिस्क्रिपेंसी है, स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग डेफिसिट भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन बाय कैग। अभी कैग ने क्या रिकमेंडेशन दिया, मार्केट से अलाइन कीजिए, जो भी सिखा रहे हो आप लोग, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, इट शुड बी एज पर दी मार्केट कंडीशंस, ठीक है। शुड अलाइन स्किल ट्रेनिंग विथ माइक्रो लेवल स्किल गैप्स एंड जॉब रोल डिमांड्स अक्रॉस स्टेट्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है इनको। इट एक्सपीडिएट्स द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। इंटीग्रेशन विद URIs, use the unified district information system for education database to better identify and verify स्कूल कॉलेज ड्रॉपआउट्स। तो ये डेटा से ये लोग वहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट IT कंट्रोल्स, मैंडेटरी आधार बेस्ड eKYC होना चाहिए टू प्रिवेंट डुप्लीकेट और इनवैलिड एंट्रीज। मॉनिटरिंग को एनहांस करना चाहिए, ठीक है। डेटा रिटेंशन पॉलिसी एंड स्ट्रेंथन ओवरसाइड ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। कंक्लूजन में आप लोग क्या लिख सकते हो, वाइल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज बिल्ड अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शॉर्ट टर्म स्किलिंग, CAG audit revealed significant vulnerabilities in data management and outcome tracing. Transitioning to PMKYV 4.0 offers an opportunity to rectify these issues by leveraging Skill India Digital Hub for better transparency and ensuring the skilling effort led to meaningful employment rather than just certification. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में। ये क्यों किया है टॉपिक, जैसे कि हमको पता है TCS ने रिसेंटली 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, तो इससे एक ये चीज़ आ रही है, लोगों को फियर आ गया है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ करेंटली मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन एंड AI की वजह से डिसरप्शंस आ गए हैं। की ड्राइवर्स क्यों है इसमें, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। स्किल गैप है, डेमोग्राफिक शिफ्ट आ गया है इसमें, जॉब क्रिएशन का इशू है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, ग्रीन ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्या बोल रही है, ग्रोथ इम्पैक्ट एंड लेबर डिमांड स्लो है। स्किल गैप क्यों है, जो कि इनेबिलिटी है टू मीट स्किल डिमांड, स्लो प्रोग्रेस। डेमोग्राफिक शिफ्ट क्यों है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन एंड ड्यू टू एजिंग, ठीक है। जॉब क्रिएशन क्यों है, क्योंकि बहुत सारी इनको जॉब्स एवरी ईयर क्रिएट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूथ एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ये सारी इसके की ड्राइवर्स है। हाउ दिस की ड्राइवर्स इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, हमको वो बताना है। शिफ्ट इन जॉब टाइप चेंज होते आ रहे हैं, मैनुअल जॉब से भी ऑटोमेटेड जॉब्स आ रहे हैं, ठीक है। नॉलेज बेस्ड एंड सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स पे हमको फोकस करना चाहिए। वर्नरेबल जॉब्स है जो Microsoft researchers argue that jobs about writing, research and communication such as translators may be replaced by the AI tools। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सारी जॉब्स खतरे में हैं। प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिल रहा है, AI की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। सेक्टोरल शिफ्ट है, ठीक है, जो कि ये ग्रीन जॉब्स के बारे में बोल रहा है। मोर ग्रीन जॉब्स विल बी क्रिएटेड बिटवीन 21 एंड 2030। वर्कफोर्स एंड स्किल इम्पैक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 39% वर्कर्स कोर स्किल विल चेंज बाय 2030 एंड फ्यूचर रेडी स्किल सच एज एनालिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल आर नीडेड फॉर दी वर्कर्स। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इनइक्वालिटी कंसर्न्स हो जाएंगे, जेंडर इक्वालिटी में भी वाइडन, ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है।
इनिशिएटिव्स क्या है, स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ये स्किलिंग एंड शॉर्ट टर्म स्किलिंग जो प्रोवाइड करे, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सकती है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये जो इनिशिएटिव है किसका, नैस्कॉम एंड मेटी का, ये क्या करता है, मेकिंग इंडिया अ डिजिटल टैलेंट नेशन फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI फॉर इंडिया 2030 इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। फॉर हेल्थ एंड वेलबींग के लिए क्या है, नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम। तो ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देयर इज़ अ नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड वर्कफोर्स वेलबींग, sustain investment in skill development, social security, social safety net and ethical corporate practices will be crucial to ensuring that the future of work remains inclusive, resilient and equitable। ये था हमारा टॉपिक, ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में। इसमें सब टॉपिक क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग इन इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने भी एक चीज़ अप्रूव की है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम इन्होंने अप्रूव की है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, नेचर स्किल्स एंड फैसिलिटेट जॉब रिटेंशन इन द प्राइवेट सेक्टर। इसका बैकग्राउंड क्या है, यूनियन बजट 24-25 में PM पैकेज जो था 5 स्कीम्स के लिए टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़, किसके तरफ से था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इट प्रमोट्स जॉब क्रिएशन, enhance employability and expand social security across sectors and specifically manufacturing, ठीक है। 3.5 करोड़ जॉब्स को ये इम्पैक्ट करेगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को। अब ये स्कीम क्या बोलती है, पार्ट है, 2 पार्ट्स की ये स्कीम है। एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड अंडर EPF फॉर सैलरी अप टू 1 लाख। बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 मंथ EPF वेज 15,000 पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर दिस एंड दिस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा इसको, ठीक है। पार्ट बी एम्प्लॉयज़ के लिए सारे सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये दूसरा पार्ट है स्कीम का। ये किसके लिए रहेगी, EPFO रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। बेनिफिट फॉर एडिशनल हायरिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय इनको दिया जाएगा। सैलरी कैप फॉर इंसेंटिव्स अप टू 1 लाख, एडिशनल हायरिंग नॉर्म्स है एटलीस्ट 2 हायर्स और 5 हायर्स। इंसेंटिव क्या रहेगा, 1 to 3,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ फॉर 2 ईयर्स इनको मिलेगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्स्ट्रा 2 ईयर्स, ये भी डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स इनको मिलेगा। अभी स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और स्किलिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। एम्प्लॉयबिलिटी 50% आर एम्प्लॉयबल इन दिस अप टू 33, जो एक डिकेड अगो था, ये 17% से इंक्रीज हुआ है। ड्राइवर्स क्या है, इसका मेन रीजंस क्या है, बिकॉज ऑफ AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेशन। चैलेंजेस क्या है इसमें, मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड्स, एजुकेशन कुछ अलग होती है, इंडस्ट्री की नीड्स कुछ अलग है, ये एक है। थ्रेट टू ऑटोमेशन एक चैलेंज है। लिमिटेड एम्फोसिस ऑन दी सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। हार्नेसिंग, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हार्नेसिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड नीड स्ट्रॉन्ग स्किल्स, इमीडिएट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन इज़ अ की, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड लेबर मार्केट गैप्स एंड मैचिंग टेक्नोलॉजी विथ वर्कफोर्स नीड्स विल ड्राइव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इसके कीवर्ड्स हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें टॉपिक में हम लोगों ने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, लखपति दीदी स्कीम क्या है, फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में देखा, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम के बारे में देखा है। ये सारी चीज़ें अपनी क्या थी, कीवर्ड्स थे ये टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट है अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में दिया है, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस इन इंडियाज लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इकोसिस्टम, एग्जामिन द रिफॉर्म एंड इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेबर वेलफेयर एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड सजेस्ट फर्दर मेजर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है।
और भी लेक्चर्स आपको इन फ्यूचर